हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्यूटीफुल चैनल पढ़ाई का कवच. माई सेल्फ तोसिफ सर. Welcome to the second part of this Unit 4 Literary Heritage of India's video. In this second part, students, we will discuss about the medieval literature. Students, let us start our topic without wasting time. मध्य युग के अंदर उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण भाषा जो थी वो संस्कृत थी. तभी के समय का जो साहित्य का काम था उस समय का वो सारा संस्कृत के अंदर हुआ. उस एज के अंदर यानी कि उस समय के अंदर सबसे बड़े दो ग्रंथ का निर्माण हुआ कश्मीर में कि उसमें सबसे पहले सोमदेव का कथासरित सागर और दूसरा कल्हण का राजतरंगिणी. देयर आर फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ इंडिया, यानी कि राजतरंगिणी को भारत की सबसे प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है. इनके अंदर कश्मीर का विवरण है. उस समय का दूसरा प्रख्यात काम जो है वो गीत गोविंद था कि जो जयदेव के द्वारा लिखित था, जिसे संस्कृत भाषा की सबसे फाइनेस्ट कविता मानी जाती है. जैसा हमने पहले भी कहा कि मध्य युग जो है वो अपभ्रंश हुई भाषा का विकास का एक तबक्का है कि जिसके अंदर आधुनिक भारतीय भाषा का निर्माण हुआ. उसमें से एक भाषा थी हिंदी. हिंदी जो भाषा थी उसके अंदर सबसे पहला ग्रंथ पृथ्वीराज रासो रचा गया कि जो चंद बरदाई ने रचा था. इस साहित्य के काम से हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई कि जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान के वीरता भरी कथाओं का संग्रह था. उस समय में दक्षिण भारत के अंदर संस्कृत का प्रचार ज़्यादा था. फॉर सम टाइम जैनिज़्म इन्फ्लुएंस कन्नड़ा लिटरेचर. जैनों ने कन्नड़ा साहित्य को बहुत प्रभावित किया. तभी के जो वहाँ के कवि थे पंपा, उन्होंने आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजयंत ये ग्रंथों का निर्माण किया. पोन्ना जो रचयिता थे वो शांति पुराण उन्होंने रचा कि जिसके अंदर 16वें जैन तीर्थंकर के जिंदगी के बारे में लिखा हुआ था. और पोएट रन्ना कंपोज 2 बुक नेमली अजितनाथ पुराण एंड गदायुद्ध. और जो रन्ना कवि थे उन्होंने 2 बुक लिखी, अजितनाथ पुराण और गदायुद्ध. तो ऐसे इन जो ये कवि थे, इन तीनों की जोड़ी थी जिसे कहा जाता था पंपा, पोन्ना और रन्ना, नोन एज द ट्राई ऑफ अर्ली कन्नड़ लिटरेचर. यानी कि कन्नड़ साहित्य के बारे में इन तीनों का नाम बड़े गर्व से लिया जाता था. पोएट कंबन कंपोज्ड रामायण इन तमिल लैंग्वेज. रामायण तमिल लैंग्वेज में पोएट कंबन ने रची और दूसरे तमिल साहित्यों का विकास हुआ. दिल्ली सल्तनत के अंदर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में अब हम पढ़ेंगे, कई दूसरी भारतीय भाषाओं का भी विकास हुआ, जिसमें दिल्ली की भाषा कि जिसके 2 मुख्य प्रकार थे, एक खड़ी बोली और दूसरी ब्रिज भाषा, कि जिसका इस्तेमाल साहित्य को लिखने के अंदर हुआ. उसके अंदर मैनी डिवोशनल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड इन दिस लैंग्वेज. मैनी हीरोइक पोएम्स एंड स्टोरीज वर कंपोज्ड इन राजस्थानी लैंग्वेज विच इज सिमिलर टू हिंदी एंड गुजराती. द हीरोइक वर्क्स लाइक अल्हा, उदल एंड विशरदेव रासो वर पॉपुलर एट दैट टाइम. ये वीर रस कथाओं के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ हैं. A book called Chandrayan written by Mulla Daud is the oldest book in Awadhi language. यानी कि अवधी भाषा के अंदर लिखा गया सबसे प्राचीनतम ग्रंथ चंद्रायन है. उसके बाद पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल दिल्ली सल्तनत के अंदर ज़्यादातर होता था. पर्शियन का मतलब होता है फारसी भाषा, इसलिए भारत के कई शब्दों के अंदर फारसी भाषा का जो है पर्शियन भाषा का वो प्रभाव दिखता है. कई सारे टर्किश राइटर कि जिन्होंने फारसी भाषा के अंदर भारतीय साहित्य लिखा वो बड़े ही फेमस हुए. जैसे कि जियाउद्दीन बरानी रोट तारीख फिरोज शाही विच गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ रीजन खिलजी एंड तुगलक किंग्स. यानी कि तुगलक और खिलजी वंश के राजाओं की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी तफसील से तारीख फिरोज शाही में जियाउद्दीन बरानी ने लिखा. उन्होंने एक राजकीय ग्रंथ की भी रचना की, फतवाए जहांगीरी. The most outstanding literary figure of this period was Amir Khusro.
तभी के समय के जो सबसे साहित्य के महानतम व्यक्ति थे वो अमीर खुसरो थे। वो एक कवि भी थे, एक इतिहासविद भी थे, एक रहस्यमय संत भी थे और संगीत को रचने वाले संगीत रचयिता भी थे। ही वॉज ऑल्सो डिसिपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, यानी कि वो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ही रॉट द आशिका, नाह, सिपिहर एंड किरातुल सदायन एंड सेवरल अदर वर्क्स ऑफ पोएट्री। कई सारी ये कविताएं भी अमीर खुसरो ने लिखी। He took a great pride of his being as Indian and praised India as the earthly paradise. अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी के ऊपर का स्वर्ग बताया और खुद के भारतीय होने पर बड़ा गर्व किया। He praised India's flora fauna, its beauty, its building, its knowledge and learning. He strongly believed that many respects the essence of Hinduism resembled Islam. यानी कि हिंदू संस्कृति की कितनी सारी ऐसी मान्यताएं हैं, भाषाएं हैं या तो रीत रिवाज है कि जिसमें इस्लाम का प्रतिबिंब दिखता है, यानी कि दोनों मज़हब एक दूसरे के साथ घुले मिले हुए हैं। He considered Hindavali, the Hindi spoken around the region of Delhi, his mother tongue, and composed many verses in it. दिल्ली के आजू बाजू बोली जाने वाली हिंदवी भाषा को जो है उसने अपनी भाषा बताया और उसमें कई सारे रचनाओं को उसने शामिल किया। He composed verses in many languages. He wrote a number of bilingual quatrains and verses in Hindi and Persian. The healthy tradition started by him continued for centuries after him. समय के जो राजा थे वो भी ग्रंथ लिखते थे और साहित्य का निर्माण करते थे। तभी भक्ति साहित्य का भी बहुत निर्माण हुआ और जिसके अंदर सबसे मान से नाम लिया जाता है विख्यात कवि कबीर का। भोजपुरी और अवधी भाषा का विकास उन समय के दौरान हुआ, मध्य युग के अंदर, जिसमें कबीर का काम सबसे ज़्यादा सराहनीय हुआ और उनकी जो भी रचनाएं थी वो सधु कड़ी भाषा के अंदर थी। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे उन्होंने पद्मावत लिखी अवधी भाषा के अंदर, जिसके ऊपर आज मूवी बनी। देयर आर मेनी अदर पोएट्स इन दी अवधी इन दिस पीरियड। इसके अलावा रामचरितमानस तुलसीदास ने इस समय के अंदर लिखा अवधी भाषा में और उसके अलावा भी कई सारे राइटर आए अवधी भाषा के अंदर। हिंदी भाषा के अलावा और भाषाओं का भी निर्माण हुआ, जैसे कि बंगाली के अंदर रामायण का निर्माण हुआ कृतवासा के द्वारा। द 100 lyrics by the famous poet Chandidas were written under the patronage of the rulers. With Saint Chaitanya, the tradition of writing devotional songs began. चैतन्य महाप्रभु के साथ जो है संत थे, उनसे ही भक्ति संगीत लिखना शुरू हुआ। नरसिंह मेहता ने गुजराती के अंदर भक्ति संगीत लिखे, नामदेव और संत एकनाथ ने मराठी में लिखे। देवर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इन कश्मीर अंडर जैनुल आबिदीन, अंडर whose patronage many Sanskrit works like the Mahabharata and Raj Tarangini was translated into the Persian. यानी कि कश्मीर के अंदर जैनुल आबिदीन की देखरेख में कई सारे संस्कृत भाषा के अंदर महाभारत और राज तरंगिणी का निर्माण संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ थे महाभारत और राज तरंगिणी, उनका कन्वर्जन पर्शियन यानी कि फारसी भाषा के अंदर हुआ। विजयनगर के तभी के जो सम्राट थे कृष्णदेव राय, उन्होंने भी कई सारे ग्रंथ लिखे। उन्होंने आमुक्तमाल्यदा नाम का एक ग्रंथ लिखा। तभी समय आया मुगलिया सल्तनत का। मुगलिया सल्तनत जो थी वो स्थापत्य के साथ साथ साहित्य के अंदर भी काफ़ी आगे बढ़ी। पहला मुगल शासक बाबर, जिसने टर्किश पोइट्री की शुरुआत की और अपनी आत्मकथा तुजू के बाबर तुर्की में लिखी, जो उसके बाद फारसी भाषा के अंदर कन्वर्ट हुई, जिसे बाबरनामा नाम दिया गया। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा। जहांगीर ने अपनी बायोग्राफी तुजू के जहांगीरी लिखी कि जिसके अंदर उसके राज के कई सारे कामकाजों के बारे में दिखाया गया है। औरंगज़ेब भी एक अच्छा लेखक था और बहादुर शाह जफ़र ने भी उर्दू भाषा के अंदर कई सारी कविताओं की रचना की कि जो सबसे आखिरी सेवक था। अकबर के समय में हिंदी साहित्य के अंदर सबसे ज़्यादा विकास हुआ। तुलसीदास, सूरदास, उन्होंने भी इस समय के अंदर लिखा। केशवदास ने प्रेम और जुदाई के बारे में कई सारे ग्रंथ लिखे। रहीम ने दोहों का निर्माण किया।
रहीम के दोहे जिसे कहा जाता है। कई सारी नोंदनीय किताबों का भी जो निर्माण था उस समय के दौरान हुआ। अबुल फजल ने आईन अकबरी ग्रंथ को लिखा एंड अकबरनामा लिखा, और आईन अकबरी के अंदर भारतीय रीति रिवाज, मैनर, धर्म, तत्वज्ञान, अर्थव्यवस्था और जीवन के हर पहलू के बारे में जानकारी दी गई है। अबुल फजल के भाई ने फैजी वॉज अ ग्रेट पर्शियन पोएट एंड ही ट्रांसलेटेड मैनी संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन। कई संस्कृत कामों को उन्होंने फारसी के अंदर कन्वर्ट किया। अकबर हैड एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क्स लाइक महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवद गीता एंड पंचतंत्र। अकबर ने जो है संस्कृत भाषा के बड़े बड़े ग्रंथों को कन्वर्ट करने के लिए एक भाषा में से दूसरी भाषा में अलग विभाग की स्थापना की। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड वाज द बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी कि उर्दू भाषा का निर्माण जो है वो मिडीवियल मध्य युग के अंदर हुआ। जैसे ही वो लैंग्वेज यानी कि भाषा आई उतनी ही जल्दी वो विकसित हुई भारतीय भाषाओं के अंदर। उन्होंने कई सारे अच्छे कवि वली, मिरदर्द, मीर ताकी मीर, नज़ीर अकबराबादी, अब्दुल्ला खान गालिब जैसे शायरों का निर्माण किया। Urdu prose also developed in the early 18th century when the translation of most of the historical works from Sanskrit into the Urdu began. At the same time, the original prose work in Urdu was written. Muhammad Hussain Azad Darbar-e-Akbari is one of the best work of Urdu language. इसमें से इतना याद रखना है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के द्वारा लिखित दरबार-ए-अकबरी था वो उर्दू भाषा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा काम था। ये था स्टूडेंट्स द लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की एक साहित्यिक विरासत। अलग अलग भाषा, अलग अलग कवि, लेखक जिन्होंने हर एक क्षेत्र के बारे में, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो वीर गाथाएँ हो, या तो किसी का जीवन चरित्र हो, या तो आत्मकथा, उन सभी का संयोजन होके भारत का जो लिटरेरी हेरिटेज है उसे प्रॉस्परस बनाया। चलिए अब जानकारी लेते हैं भारत की जो बुनियाद है, द एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। भारत में उस समय विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तो आइए चलिए जानकारी लेते हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है वो नालंदा। Nalanda was situated in a Badgaon village of Patna district of Bihar. Means it is situated inside the Bihar state. नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय, वो बौद्ध और जैन कस्टम्स को बड़ा ही प्राधान्य देती थी, जहाँ पे जैन महावीर स्वामी ने चातुर्मास जिसे कहा जाता है वो यहाँ पे गुजारे थे। इन द 5th century कुमारगुप्त हैड बिल्ड अ मोंटेसरी हियर। वहाँ पे कुमारगुप्त ने आश्रम की भी स्थापना की थी। सिंस देन फेम ऑफ नालंदा हैड इंक्रीज्ड। राजा ने आश्रम की स्थापना करने के बाद इसकी विख्याति जो है वो पूरे विश्व में फैल गई। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ प्राइजलेस ट्रेजर्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। दिस वॉज अ प्योर प्लेस ऑफ इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति का ये बहुत ही समृद्ध स्थान है कि जहाँ पे कई सारे मूल्यवान ग्रंथ पाए जाते थे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते थे। एक महान यात्रिक ह्वेन त्संग यहाँ पे आए हुए थे। अभी तो इस यूनिवर्सिटी के खंडेर और अवशेष ही बचे हैं, लेकिन उस अवशेष के अंदर से भी हम उसकी व्याख्याति कितनी थी वो एक अंदाज़ा लगा सकते थे। ऐसा कहा जाता था कि जो नालंदा में से विद्यार्थी पास होकर निकलता है वो सबसे आदर्श विद्यार्थी गिना जाता है भारत का। 5th से लेके 11th सेंचुरी तक नालंदा जो है वो शिक्षा के लिए सबसे उत्तम था और भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय लाइब्रेरीज तभी के समय वहाँ पे उपलब्ध थी। भारत में से और विदेश में से कई सारे विद्यार्थी जो है वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। ह्वेन त्संग अपने साथ 657 बुक जो है वो चाइना ले गया था यहाँ से। ह्वेन त्संग was come for the visit in the 7th century. Please try to remember it.
Now let us talk about the construction of the Nalanda University. It has 7 huge halls, rooms or sections, 300 rooms for delivering lectures and some special Montessori's built for dwelling of student. यानी कि विद्यार्थी को रहने के लिए कई अलग अलग आश्रम की स्थापना की गई थी. कई राजाओं ने यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए यानी कि यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए गांव जो है वो दान में दे दिए गए थे, क्योंकि उन गांव में से जो इनकम होती थी, ठीक है, उसका इस्तेमाल खाने और बच्चों को यहाँ पे कपड़े देने के लिए किया जाता था. इट्स बुक रिपोजिटरी एरिया वर्णन एज दी धर्मगंज ड्यूरिंग 5th to 11th सेंचुरी. यानी कि पुस्तकालय जो था, लाइब्रेरी, उसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था. शिक्षा का सबसे उत्तम स्थान नालंदा विद्यालय माना जाता था. द एंशियंट यूनिवर्सिटी इज तक्षशिला. तक्षशिला जो है वो अभी पाकिस्तान के अंदर आई हुई है, लेकिन जब हम प्राचीन समय की बात करें तभी जो ये तक्षशिला विद्यालय थी वो भारत के अंदर लाई करती थी. इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ द एंशियंट गांधार रीजन. पहले का जो गांधार प्रदेश था उसकी ये राजधानी थी तक्षशिला. इस यूनिवर्सिटी के अंदर 64 सब्जेक्ट्स के अंदर विद्या मिलती थी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेड इन द आश्रम टू प्रैक्टिस विद गुरु. जीवक, द डिसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा, लर्न द लेसन ऑफ आयुर्वेदा हियर. जीवक, उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेद का शिक्षण यहाँ पे लिया हुआ था. ऐसी एक मान्यता भी है कि राजा भरत के पुत्र राम और उनके पुत्र तक्ष के नाम के ऊपर से रघुकुल संस्कृति के अनुसार इस यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला रखा गया था. 7वीं सदी की यह सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन और कहो तो विश्वविद्यालय थी. यहाँ पे स्टूडेंट जो मन चाहे वो सब्जेक्ट्स पढ़ सकते थे. In spite of the limit allotted of 20 students per teacher, they used to teach even more. शिक्षक जो है, टीचर्स जो है वो 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते थे अपने मर्जी से, लेकिन मिनिमम 20 स्टूडेंट्स आर अलोकेटेड. अलग अलग शहरों से जैसे कि वाराणसी, राजगृह, मिथिला और उज्जैन, वहाँ से विद्यार्थी जो थे वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे. प्रिंसेस ऑफ Varanasi and Prasenjit, the king of Kaushal, studied here. Also, the great grammarian Panini and expert politician Kautilya got education from this university. यानी कि विख्यात पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी करके व्याकरण ग्रंथ लिखा, वो भी यहाँ से स्कॉलर थे. और कौटिल्य कि जो पॉलिटिक्स के अंदर सबसे निपुण माने जाते हैं, वो भी यहाँ से पास आउट थे. The Takshashila was the best center for higher education. Normally, students used to stay with Guru to practice education of Veda, military science, Gajavidya, archery, grammar, philosophy, war lore, astronomy, astrology was given here. यानी कि शिक्षा के साथ साथ अलग अलग प्रकार की विद्याओं के बारे में भी जानकारी और उसे विद्यार्थियों को सिखाया जाता था. चाणक्य, द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ऑल्सो स्टडीड हियर. यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य बड़े ही अच्छे शासक थे, उनके गुरु चाणक्य भी यहाँ पे पढ़ चुके थे. चाइनीज स्कॉलर फाहियान विजिटेड द यूनिवर्सिटी इन द 5th सेंचुरी. यहाँ पे कौन आए हुए थे? चाइना से, चाइना के प्रसिद्ध स्कॉलर फाहियान. उसके बाद है वाराणसी, काशी, जो हमारा एक बहुत ही पवित्र स्थल है कि जहाँ पे लोग जाते हैं. यात्रा स्थल था 7वीं सदी के अंदर वाराणसी जो था, लेकिन उसके साथ साथ ये शिक्षा के लिए भी बहुत ही विख्यात था. It grew as the religious center of the Aryan culture in Upanishadic period. King of Varanasi, Ajatasatru, was a great philosopher and Upanishadic age and great supporter of education. तभी के जो वाराणसी के राजा थे अजातशत्रु, वो बड़े ही तत्वज्ञानी थे और उन्होंने काफ़ी हेल्प की शिक्षा के अंदर. It is mentioned in Vyasa Samhita that Maharshi Vedvyas and had his ashram in Varanasi. ऐसा कहा जाता है व्यास संहिता में कि महर्षि वेदव्यास को वाराणसी के पास आश्रम था. लॉर्ड बुद्ध चूज वाराणसी a suitable place for the propagation of his preachings. बुद्ध ने भी वाराणसी के आजू बाजू का प्रदेश पसंद किया था अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए.
Vallabhacharya ji and Chaitanya Mahaprabhu is pioneer of Pushti Marg attained prestige for their Vaishnav sects in Kasi. Majority of scholar families of Punjab had to migrate to Kashi while a few families migrate to Kashmir. Many other princes come for education in Varanasi. Montessori at Sarnath became a famous education center undergo a patronage of Emperor Ashoka. तो ये थी स्टूडेंट जानकारी तक्षशिला विद्यापीठ के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे वल्लभी विद्यापीठ, गुजरात की आन बान और शान। तभी के समय गुजरात के अंदर आई हुई एक सबसे विख्यात विश्वविद्यालय यानी कि वल्लभी विद्यालय 7वीं सदी के अंदर। तभी के जो शासक थे, वंश शासक, उसका योगदान वल्लभी को आगे बढ़ाने में सबसे अहम रहा है। विद्याधाम वल्लभी वॉज द सेंटर ऑफ हिनियन कल्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, यानी कि हिनियन पंथ के जो बुद्ध धर्म के हिनियन पंथ के लोग थे, उसका ये महत्व का केंद्र था। स्थिरमती और गुणमती तभी के समय के यहाँ के प्रिंसिपल यानी कि आचार्य थे। अलग अलग विस्तार में से आने वाले स्टूडेंट जो थे the student from the distant areas of Ganga Yamuna used to come here for higher studies. Chinese traveler Itsang noted that the Vallabhi completed with the famous education center Nalanda, which was located in eastern part of India. यानी कि चाइना से जो ट्रैवलर आए थे जिसका नाम इत्सिंग था, उन्होंने ऐसा बताया कि नालंदा के साथ इसकी कड़ी स्पर्धा रहती थी वल्लभी की। Vallabhi was a capital and an international port. The ruler of Vallabhi belonged to Maitrak dynasty and he patronized education and university as well. It is also notable that royal people of Maitrak dynasty were not Buddhist. However, they were helping the institution. यानी कि मैत्रक वंश के जो राजा थे उन्होंने शिक्षा के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे किया हुआ था। हालांकि वो लोग बौद्धिज़्म जो है बौद्ध धर्म नहीं पालते थे, लेकिन फिर भी शिक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी मदद की थी। इन 1775 AD अरेबियंस अटैक्ड, मैत्रक्स वर डिफीटेड एंड यूनिवर्सिटी वाज क्लोज डाउन। जो अफगानी है वो जीत गए, अरेबियन है वो जीत गए और मैत्रक वंश को यहाँ से जाना पड़ा, इसलिए यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई। यहाँ पे जो भी स्कॉलर होता था उन सभी का नाम गेट के ऊपर लिखा जाता था। स्कॉलर बाय शोइंग एरुडिशन वर गेटिंग हायर राइट्स इन राज्यसभा। से विख्यात राजाओं के दरबार में बड़ा अच्छा स्थान मिलता था। Knowledge, worship, particular system of education made the university famous not only in India but also in the world at that time. Students from India and abroad used to come for education in this university. आज हाल ये है कि हम यहाँ से विदेश जा रहे हैं, लेकिन पहले के ज़माने में विदेश से स्टूडेंट भारत में पढ़ने के लिए आते थे, because at that time the 4 general or the 4 specialized universities are there. It was an international university in the real sense. Almost all the branches of knowledge were taught here. यानी कि सभी भाषाओं के बारे में सभी क्षेत्रों का शिक्षण यहाँ पे दिया जाता था। राजा और ज़मींदारों के आए हुए पैसे से इसका निभाव जो है वो चलता था। Actually, it showed the loyalty of the people towards the university. यानी कि ये दर्शाता है कि लोगों का शिक्षा के प्रति कितना अच्छा व्यवहार था। It was world-renowned University of Indian Education for the knowledge of arts and science. यानी कि कला और विज्ञान के अंदर सबसे प्रख्यात यूनिवर्सिटी में वल्लभी का नाम गिना जाता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका लेक्चर ख़त्म होता है। इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द एंशियंट universities of India. Thank you students. We will end up this lecture here. Next session we will start new topic and new chapter. Thank you.